चलिए, लास्ट जो हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं लास्ट हम लोग, याद है? फंडामेंटल ड्यूटीज। और मैंने उस दिन आपको फंडामेंटल ड्यूटीज जितने भी थे, है ना, उनका डिस्कशन कर दिया। उम्मीद है कि पढ़ लिए होंगे आप लोग। पढ़ लिए हैं? चलिए, ये गलत फहमी हम पाल लेते हैं कि आप लोग पढ़ लिए हैं, है ना। कितने लोग हैं जो पढ़ के आए हैं, सच बताइए तो। चलिए, मात्र मात्र 4-5 लोग। बाकी लोग क्यों भाई? बाकी लोग पढ़ के क्यों नहीं आए हैं? चलिए, आज जो टॉपिक हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा लंबा चलेगा इस पे डिस्कशन, है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज चूंकि हम लोगों का खत्म हो चुका है और उसके बाद जो चैप्टर हमारा आएगा वो आएगा कौन सा? प्रेसिडेंट का। पूरा डिटेल्स बात करेंगे आज जरा प्रेसिडेंट पे। और थोड़ा सा चूंकि बेसिक्स पहले क्लियर होना चाहिए कि भाई प्रेसिडेंट का जो पद है हमारे यहाँ, अगर थोड़ा बहुत भी न्यूज़ आप लोग देखते होंगे तो आपको समझ में आता होगा कि हमारे यहाँ जो सिस्टम चलता है उसमें प्रेसिडेंट का क्या रोल है ना। और अगर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स दोनों के बारे में अगर सोचा जाए और फिर ये डिसाइड किया जाए कि भाई किसके पास ज़्यादा पावर है, तो प्रैक्टिकली देखने में आपको ये लगेगा कि प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं आपको। अगर हम आपसे पूछें कि लास्ट टाइम प्रेसिडेंट को आप कब देखे हैं टीवी पर, तो आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कहें कि मोदी जी को कब आप देखे हैं, तो आप कहोगे सर जिस दिन फ़ोन ऑन करते हैं कहीं ना कहीं वो दिख ही जाते हैं कुछ ना कुछ काम करते हुए, है ना। तो आखिर ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में कैसे ये व्यवस्थाएं बनी हैं, इन सब चीज़ों का पूरा कंप्लीट डिटेल्स हम लोग आज जो है वो पढ़ेंगे। देखो, प्रेसिडेंट जो टॉपिक है ना, है बड़ा इंटरेस्टिंग। और कैसे इंटरेस्टिंग है ज़रा देखना कि जो प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट हम लोग लिए अपने अंदर, सबसे पहले तो यही हमको सोचना है कि भाई प्रेसिडेंट का जो सिस्टम है वो हम कहाँ से लिए, आखिर कहाँ से प्रेरित हुए, हमको क्यों ऐसा लगा कि प्रेसिडेंट हमारे पास होना चाहिए। तो इसमें 3 चीज़ें आपको मिलेगी। एक मिलेगा प्रेसिडेंट का पद हम कहाँ से लिए हैं। दूसरा हम ये लेंगे कि भाई उसको चुनने की प्रक्रिया हम लोग कहाँ से लिए हैं, क्या कि उसको इलेक्ट कैसे करेंगे। डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल्स होंगे या फिर जो जिनको हम चुनेंगे वो रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, या फिर हेरिडेटरी चलेगा कि राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति है, बेटा का राष्ट्रपति का बेटा फिर राष्ट्रपति बन जाएगा, क्या ऐसा सिस्टम है हमारे यहाँ। ये सब चीज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया है, और उसके बाद देखेंगे कि उसका फंक्शन कैसा है, वो काम किस तरीके से कर रहा है। अमेरिका के भी प्रेसिडेंट हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं, क्या दोनों का काम करने का तरीका एक जैसा है? क्या नहीं है। तो आखिर क्यों डिफरेंसेस है, इन सभी डिफरेंसेस को हम लोग जो है वो आज के क्लास में समझेंगे, है ना। तो अगर सबसे पहली बात, अगर प्रेसिडेंट के पोस्ट की बात करें हम कि भाई प्रेसिडेंट का पोस्ट हम लोग कहाँ से लिए, किस संविधान से लिए हैं, तो आपको ये समझ में आएगा कि हम लोग ये जो है वो यूएसए के संविधान से अडॉप्ट किए हैं कि भाई हमारे यहाँ भी क्या होगा, प्रेसिडेंट होगा। लेकिन वही अगर इलेक्शन की बात करेंगे तो इलेक्शन आप देखोगे कि आयरलैंड से हम लोग लेंगे, इसके इलेक्शन का तरीका जो होगा वो वहां से लेंगे। लेकिन उसका काम करने का जो तरीका होगा, उसका फंक्शन करने का जो तरीका होगा, वो हम लोग देखेंगे कि ब्रिटेन की महारानी की तरह होगा। ब्रिटेन की महारानी वहां प्रेसिडेंट नहीं है ना, लेकिन उनका जो फंक्शन है वहां काम करने का तरीका जो है, वही तरीका हम लोग यहाँ पर प्रेसिडेंट का देखेंगे, अपने यहाँ राष्ट्रपति का देखेंगे। तो ये 3 चीजें तीनों हम लोग अलग अलग जगहों से लिए हुए हैं और इन सब का मिश्रण जो है वो हमारे यहाँ है। तो इसलिए भी हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है, सॉरी, प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो बहुत ही ज्यादा वर्सटाइल हो जाता है ना। अब देखो, पूरी अगर दुनिया की हम बात करें ना, जैसे अगर इसका ब्लैक कलर, इसका कलर चेंज नहीं होगा जी, और इसका ब्लैक ब्लू करो इसको। अच्छा छोड़ो, हटाओ, इसी में हो जाएगा। अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो हमको सबसे पहले इसमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ सिस्टम किस तरीके का, सिस्टम इन द सेंस कि गवर्नमेंट चलाने का सिस्टम किस तरीके का है। क्या हमारे पास जो सिस्टम है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, या फिर हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। किस तरह का सिस्टम हम लोग जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम करते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहने का मतलब है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जैसा कि अमेरिका में है। अमेरिका में प्रेसिडेंट का पोस्ट सबसे बड़ा पोस्ट आपको मिलेगा,
है ना, उसमें सबसे बड़ा रोल आपको जो है वो प्रेसिडेंट का मिलेगा, राष्ट्रपति का मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का राज आपको नहीं मिलेगा, यहां पर किसका चलेगा, प्रधानमंत्री का चलेगा। तो कहने का मतलब है कि जहां पर भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलेगा वहां पर सरकार का हेड कौन होगा, कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वहां प्रेसिडेंशियल सिस्टम चल रहा है। हमारे यहां आप देखोगे कि वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम आपका जो है वो नहीं चलेगा, जबकि हम लोगों का कैसा चलेगा, संसदीय प्रणाली चलेगा, है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर आप देखोगे कि हमारे यहां जो चल रहा है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम में आप देखोगे कि आपका लेजिस्लेटिव वाला पार्ट, एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट, ये दोनों जो है एक दूसरे के बहुत निकट आपको समझ में आएगा। कहने का मतलब बहुत नजदीकी बनाता हुआ नजर आएगा कि जो लेजिस्लेचर जो हमारा होगा, विधायिका जो होगा, वो कानून बनाएगा, है ना, विधि बनाएगा, और उसको एग्जीक्यूट करने का काम जो है वो कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव करेगा। तो हमारा प्रेसिडेंट का पोस्ट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट हो गया, ये सभी के सभी पद जो हैं वो किसके तहत चले आते हैं, एग्जीक्यूटिव के तहत चले आते हैं, है ना। अब एग्जीक्यूटिव के तहत चले आते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव के तहत चले आते हैं, तो इसमें भी दो तरह की कार्यपालिका होती है। एक कार्यपालिका आपकी वो होगी जिसको हम लोग कहेंगे नाम मात्र की, नाम मात्र की समझते हो, जिसमें सिर्फ नाम का, कहते हैं ना कि ये बड़े हैं बस बस नाम का। और दूसरा जो आपका जो सिस्टम चलेगा वो वास्तविक कार्यपालिका होगी, मतलब रियल में काम करने वाली। कहने का मतलब है कि यहाँ के सिस्टम को पूरे तरीके से चलाने के लिए वो ज्यादा जिम्मेवार होंगे। तो हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट का सिस्टम आपको देखने को मिलेगा वो कैसा मिलेगा, नाम मात्र का, है ना। अब नाम मात्र का हम क्यों कह रहे हैं आपको समझ में आएगा, जब पूरा राष्ट्रपति तुम पढ़ोगे ना, तो पूरा राष्ट्रपति पढ़ते पढ़ते तुमको एक ही चीज समझ में आएगा कि राष्ट्रपति के हर काम के बाद एक वर्ड लगा हुआ मिलेगा, और वो मिलेगा लेकिन। बहुत यूजफुल वर्ड है ये राष्ट्रपति में। आप देखना पूरे चैप्टर में हम एक ही वर्ड को जो है वो बार बार बोलेंगे, वो बोलेंगे लेकिन। मतलब प्रेसिडेंट ये काम कर सकते हैं लेकिन, मतलब बट लगा हुआ है। ये उसी तरीके से है, प्रेसिडेंट का पोस्ट आप यही समझ लो कि ये पद उसी तरीके से है जिस तरीके से घर का सबसे बड़ा बुजुर्ग सदस्य, जिसके कंधे जो है वो अब झुक चुके हैं, है ना, वो सजेशन तो आपको देंगे, बातें तो आपको देंगे, लेकिन कितने आप देखोगे घर में बहुत बूढ़े बुजुर्ग हैं जो अब कमजोर हो चुके हैं शारीरिक रूप से, उनकी बातें कितने लोग मानते हैं, पूछते जरूर हैं, लेकिन मानने वाली बात जो है वो उनके डिसीजन पर है कि भाई ठीक है मानते हैं कि नहीं मानते हैं, है ना। बातें तो वो कहेंगे लेकिन मानना नहीं मानना घर वालों के पर है। तो असल में राष्ट्रपति का पद भी आपको इसी तरीके का मिलेगा, जिसमें लगेगा कि वो जो है वो सलाह तो देंगे बट मंत्री परिषद की सलाह पर, है ना, इनके साथ काम करने के लिए मंत्री परिषद होगा, और उन्हीं की सलाह पर जो है वो राष्ट्रपति क्या करेंगे, हमारा काम करेंगे। तो कहने का मतलब काम तो वो करेंगे लेकिन किस आधार पर करेंगे, सलाह के आधार पर करेंगे, है ना। इसलिए हम देखेंगे कि हर जगह हम कहेंगे लेकिन, है ना, हर जगह हम इस वर्ड में जो है वो क्या जोड़ने वाले हैं, लेकिन जोड़ने वाले हैं। तो थ्रू आउट जो प्रेसिडेंट के बारे में अगर हम लोगों को समझना हो, तो जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट जो है वो हमारे होंगे प्रेसिडेंट, और उसमें भी हमने आपको दो तरह की कार्यपालिका बताई, एक हमने नाम मात्र की बताई और दूसरा आपको वास्तविक बताया। तो प्रेसिडेंट भी जो हमारा होगा वो किस तरीके का लगेगा आपको पढ़ने पर, नेचर के तहत जो है वो आपको क्या लगेगा, नाम मात्र का लगेगा, है ना। तो इन सब चीजों के साथ साथ प्रेसिडेंट का पूरा हम लोग सिस्टम पढ़ेंगे कि भाई किस तरीके से उसको इलेक्ट किया जाता है, कौन कौन से उसके पास पावर हैं, है ना। तो चलिए इसके साथ आगे अब हम लोग जो है वो इसको देखते हैं। चलिए जो दो तीन चीजें हम लोग अभी डिस्कस किए हैं जरा उसको देख लेते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द अमेरिका। हमने पहले बताया आपको कि ये पद जो है हमारा वो कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, लेकिन इसका जो सिस्टम होगा वो अमेरिका वाला सिस्टम नहीं होगा, है ना। वहां पर सबसे प्रमुख जो होंगे वो प्रेसिडेंट होंगे, हमारे यहाँ सबसे प्रमुख नहीं, पहले व्यक्ति के तौर पर जरूर होंगे, लेकिन कार्यपालिका के तौर पर देखोगे, अगर एग्जीक्यूशन के तौर पे देखोगे तो वो सबसे बड़े आपको नहीं देखने को मिलेंगे इन द बेसिस ऑफ वर्क, है ना, काम के आधार पर। दूसरा है द इलेक्शन सिस्टम ऑफ द प्रेसिडेंट हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द आयरलैंड।
इनको चुनने की जो पद्धति होगी, इनको चुनने का जो तरीका होगा, जैसे हमने आपको बताया पहले ही कि प्रेसिडेंट जो होंगे दे आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल्स ऑफ इंडिया। भारत के आम नागरिकों के द्वारा डायरेक्टली वो इलेक्टेड नहीं होंगे। देखा है कभी आप लोगों ने राष्ट्रपति का चुनाव? नहीं देखा है। आज जाइएगा घर पे यूट्यूब पर डालिएगा, अभी जो हमारी प्रेसिडेंट है, कौन है हमारी प्रेसिडेंट अभी, तो द्रौपदी मुर्मू कभी तो चुनी गई होंगी, है ना? तो चुनी गई होंगी तो उनका टेलीकास्ट भी हुआ होगा भाई किस तरीके से चुनी जा रही हैं। तो आज पढ़ने के बाद जरा घर जाइएगा, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा जरा और देखिएगा कि इलेक्शंस का प्रोसेस क्या है। ऐसे हम आपको पढ़ाएंगे सब कुछ, लेकिन एक बार देखी हुई चीज़ें जो है वो ज़्यादा आपको जो है वो क्या करती हैं, समझ में आती हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि एक बार जाकर उसको देखिएगा आप लोग, है ना, कि किस तरीके से हम लोग जो है वो इलेक्ट करते हैं। मतलब सिंपल सी बात आप ये समझ लो कि हम जब ये कह रहे हैं कि भारत की जनता उनको नहीं चुनेगी, भारत की जनता ने एक रिप्रेजेंटेटिव चुना है और वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेशन करेंगे। एक सिंपल सी बात में जब हम लोग अभी पढ़ेंगे इलेक्शन का तरीका तो मैं बताऊंगा कि कौन कौन से लोग वोट देते हैं। बस आप अभी एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा समझ लो कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव हजारीबाग के कौन है, दो रिप्रेजेंटेटिव को मेनली हम मान सकते हैं, एक हमारे सांसद हैं, दूसरे हमारे विधायक हैं, एक एमपी है, दूसरे एमएलए हैं। तो एमपी के तौर पर मनीष जायसवाल साहब, है ना, और एमएलए के तौर पर प्रदीप प्रसाद। ये दोनों का वोट जो है वो डिसाइड करेगा कि राष्ट्रपति जो है वो कौन होगा, है ना। मतलब इनके जैसे और भी एमएलए और एमपीज जो होंगे वो डिसाइड करेंगे कि राष्ट्रपति हमारा कौन होगा। तो वो कौन है? हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, हमने उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया है ना। जो यहाँ के एमएलए हैं उनका, जिनका 18 साल एज हो गया होगा, वोट करने गए होंगे तो वो चूज किए होंगे भाई कि हमको किनको एमएलए चुनना है, किनको हमको जो है एमपी चुनना है, और फिर वो जो है हमारे एवज में जो है वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। मतलब जो इलेक्शन का हमारा तरीका होगा वो ये जो तरीका है वो हम लोग कहां से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? समझ में आ रही है सारी बातें? चलिए, द पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट हैव बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द ब्रिटेन। अब देखिए क्या हुआ कि चूंकि हम लोग ब्रिटेन के बहुत दिनों तक गुलाम रहे, है ना, हम पर ब्रिटिशों का बहुत दिनों तक शासन रहा, तो हम लोग असल में जो महारानी का सिस्टम वहां पर देखे थे ना, अगर आप थोड़ा सा भी इसको पढ़ने से पहले महारानी का सिस्टम हम लोग वहां पर देखेंगे। चूंकि आप देखोगे आज भी वहां पर महारानी का सिस्टम चलता है ना, जो वहां की रानी है उनका सिस्टम जो है वो अभी तक चलता है। असल में क्या हुआ कि इस राजशाही परिवार का शासन हुआ करता था ब्रिटेन में, बहुत लंबे समय तक रहा। अब बहुत लंबे समय तक राजशाही रहने के बाद ये डिसाइड हुआ कि भाई वहां पर जो है डेमोक्रेसी आएगी। अब डेमोक्रेसी आएगी, लेकिन ये जो शासन व्यवस्था थी उनकी, जो राजशाही शासन व्यवस्था थी, उसको पूरे तरीके से खत्म तो नहीं किया जा सकता था। तो उन लोगों ने एक सिस्टम बनाया कि एक काम करते हैं कि हम लोग अपने को डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरह तो डेवलप करेंगे, है ना, हम यहाँ पर भी इलेक्शन करवाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर लाएंगे, लेकिन एक काम करते हैं, एक ऐसा पद हम बना देते हैं जो सबसे बड़ा पद होगा, लेकिन वहां के सिस्टम और यहाँ के सिस्टम में थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा कि महारानी का जो सिस्टम वहां पर चलेगा वो इलेक्शंस के थ्रू नहीं चलेगा, उन्हीं के परिवार के लोग जो है वो आगे उस सिस्टम को बढ़ाएंगे। अब ये बड़ी अच्छी बात लग रही थी देखने में भाई, ये नहीं कि उनका बेटा ही आगे सिस्टम को चलाएगा, बट सिस्टम ये कि चूंकि उन्होंने बहुत काम किया था ब्रिटेन के लिए, तो उनको सम्मान के तौर पर यह कहा गया कि ब्रिटेन का कोई भी काम अगर होगा तो आपके नाम पर होगा, आपके साइन पर होगा, मतलब साइनिंग अथॉरिटी आपको मिलेगी। जैसे आज भी आप देखो ना कि अगर दादा दादी जिंदा हैं आपके, जब तक वो जिंदा हैं, आपके घर में जो शादी का कार्ड आता है वो किसके नाम से आता है? सोच के देखो जरा, कभी ये सब चीज ऑब्जर्व करना, तुमको समझ में आएगा कि जब तक दादा दादी जिंदा हैं तो दादा के नाम से ही आपका जो है वो कार्ड आएगा और उन्हीं के नाम से आपकी पहचान है। जैसे ही उनका आगे कुछ हुआ, फिर घर के जो सबसे बड़े होंगे उनके नाम पर आएगा ना। अब भले ही दादाजी बहुत बूढ़े हैं और उनका पोता जो है उनको कुछ भी बोल के निकल जाता है, लेकिन फिर भी क्या साइनिंग अथॉरिटी तो वही है ना, उस साइन की बहुत अहमियत है। तो इस परंपरा को बनाए रखने के लिए आप देखोगे कि ब्रिटेन में वो सिस्टम जो है आपका चलता रहा। हमने कहा कि भाई हम ये सिस्टम तो रखेंगे, लेकिन हम ये नहीं रखेंगे कि राष्ट्रपति का बेटा ही हमारे यहाँ क्या होगा। इसलिए आप देखोगे कि हम लोग रिपब्लिकन भी हैं, हम लोग गणतंत्रात्मक सरकार चलाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि हमारे देश का जो सबसे सुप्रीम लीडर है, और सुप्रीम लीडर कौन है? प्रेसिडेंट, पहला व्यक्ति, इसको प्रथम व्यक्ति कहते हैं भारत का।
हमारे यहाँ का जो सुप्रीम लीडर है वो भी क्या हो रहा है, इलेक्शंस के थ्रू आ रहा है ना। इसलिए ना हम लोग गणतंत्रात्मक कहते हैं कि हम लोग जो है वो गणतंत्रात्मक देश है। क्यों है भाई? तो उसके पीछे का रीजन ये है कि हमारा जो सुप्रीम लीडर है, सबसे बड़ा लीडर है, वो भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट करके ला रहे हैं। लेकिन ब्रिटेन में ये सिस्टम नहीं है कि वो इलेक्ट करके लाएंगे, बट महारानी के आगे के वंशज ही जो है वो उस सिस्टम को चलाएंगे, है ना। लेकिन तरीका हम लोगों ने वही लिया कि भाई हम कुछ भी काम करेंगे। जैसे आज भी भारत में कोई भी काम होता है, कोई भी मेमोरेंडम साइन होता है, किसी भी सबमिट में हम लोग जाते हैं, ये सब सारे काम जो है हमारे वो किसके नाम पर होते हैं, राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री के नाम पर होगा। मतलब देश को अगर जाना जाएगा, भारत के अगर पहले रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे किसी को जाना जाएगा तो किसको जाना जाएगा, प्रेसिडेंट को जाना जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है कि इसका जो फंक्शन है, जो पावर है, इसका जो काम करने का तरीका है, वो हम लोग कहां से लिए हैं, ब्रिटेन से लिए हैं, है ना। चलिए अब इसमें ये तीन चीजें आपको एकदम याद रखना है। देखिए दो चीजें तो पूछी जा चुकी है अभी तक एग्जामिनेशंस में। एक ये पूछा जा चुका है कि ये पोस्ट हम लोग कहां से लिए हैं, और दूसरा ये भी पूछा जा चुका है कि फंक्शन जो है वो हम लोग कहां से इसके फंक्शन को अडॉप्ट किए हैं। लेकिन ये आयरलैंड वाला क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि ये कभी ना कभी आपसे पूछा जाए। तो इस बात के लिए तैयार रहिएगा आप लोग कि इनको चुनने का जो तरीका है वो हम लोगों ने कहां से लिया है। तो उम्मीद है कि एक थ्रू आउट आइडिया प्रेसिडेंट के बारे में आपको मिल गया होगा कि प्रेसिडेंट का क्या रोल है हमारे इस सिस्टम में, है ना। क्लियर है यहां तक? एक सलाहकारी एक तरीके से कहा जाए तो, है ना। और नाम मात्र की कार्यपालिका जिसको हम लोग कहेंगे कि जिसके नाम से काम होगा, है ना। सिर्फ नाम ही उसकी काफी होगी, काम करने वाला कोई और होगा। इसलिए आप देखोगे कि आपको प्रधानमंत्री जो है वो ज्यादा एक्टिव नजर आएंगे विथ रिस्पेक्ट टू वर्क, है ना। काम को लेकर ज्यादा एक्टिव आपको कौन नजर आएंगे, प्रधानमंत्री नजर आएंगे। चलिए अब इसके आगे हम लोग एक एक चीज करके बढ़ेंगे। सबसे पहली बात कि प्रेसिडेंट का जो भाई आर्टिकल्स है हमारा, लास्ट हम लोग जो आर्टिकल पढ़े हैं वो कौन सा पढ़े हैं, 51A। इसका मतलब है उसके बाद अगर हम प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं तो उसके बाद का जो आर्टिकल होगा हमारा वही होगा। आप लोग जब इसको कॉपी पे लिखोगे ना, तो एक काम करना कि जब प्रेसिडेंट लिखोगे तो प्रेसिडेंट के बाद एक डायग्राम बना लेना, ठीक है। ये तो हम एक साथ पीपीटी में लिख दिए हैं। आप लोग करिएगा क्या कि एक डायग्राम बना लीजिएगा यहां से, और एक एक आर्टिकल्स को शॉर्ट में जैसे हम यहां पर लिखे हैं उसको उस तरीके से वहीं पर कॉपी में क्या कीजिएगा, मेंशन कीजिएगा। पढ़ने में आसानी होगी, है ना। ऐसे पढ़ने से ज्यादा बेहतर आपको लगेगा कि आप इस तरीके से उसको पढ़ोगे। तो सबसे पहली बात, जो लास्ट हम लोग पढ़े हैं वो पढ़े हैं कॉन्स्टिट्यूशन का के कौन से पार्ट में हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज था, पार्ट देखिए 4A, तो ये कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आर्टिकल कौन कौन से हमारे प्रेसिडेंट के आएंगे, तो याद रखिएगा कि आर्टिकल 52 से हम लोग शुरू करेंगे और 62 पर हमारा ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब जो प्रेसिडेंट का हमारा पद है वो पद किस आर्टिकल से शुरू हो रहा है, 52, और खत्म कहां पर होगा, 62 पर होगा, है ना। उसके बाद जो इलेक्शन का हमारा तरीका होगा वो इलेक्शन किस में है, 54 और आपका 55। एक तो आपको ये बताएगा कि भाई निर्वाचन कैसे होगा और निर्वाचन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, है ना। निर्वाचन और निर्वाचन का तरीका क्या होगा, ये दोनों चीज आर्टिकल 54 और 55 में आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा, है ना। 56 में क्या है भाई, टर्म ऑफ ऑफिस, क्या टर्म रहने वाला है प्रेसिडेंट का, ये सब बातें हम लोग जो है वो किस में करेंगे, आर्टिकल 56 में करेंगे। 57 किस बात का जिक्र करेगा, री इलेक्शंस का, है ना, पुनर्निर्वाचन की बात करेगा कि भाई प्रेसिडेंट जो है वो पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, या राष्ट्रपति कितने समय के लिए जो है, कितने टर्म मतलब कितनी बार जो है वो राष्ट्रपति बन सकता है। किसी को पता है कि हमारे राष्ट्रपति कितने बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितने बार, किसी को? हाँ पीछे से कोई आंसर आ रहा है, हाँ 1 टाइम, एक टाइम से ज्यादा भी बन सकते हैं। तो कितने बार बन सकते हैं, जैसे अमेरिका में है ना कि 2 बार आप लगातार बन सकते हैं, उसके बाद नहीं बन सकते। जैसे बराक ओबामा भी रहे 8 साल, उसके बाद उनको जो है वो हटना पड़ा, वहां का टर्म है कि वो 2 ही बार बन सकते हैं। भारत में कितनी बार बन सकते हैं, चलिए इस मामले में हम लोग देखेंगे अभी जब इसका टर्म पढ़ेंगे
है ना, री इलेक्शन का सिस्टम पढ़ेंगे तो वो सब कुछ बताएंगे आपको, है ना। बहुत सारे कंफ्यूजिंग आंसर्स हैं तो उसको क्लियर करेंगे। इसके आगे हम लोग आते हैं क्वालिफिकेशंस, कि भाई आखिर कौन बनेगा, क्या आप बन सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या इसका क्वालिफिकेशन है। इस क्वालिफिकेशंस को हम लोग जो है वो आगे देखेंगे आर्टिकल 58 के तहत, है ना। 59 में क्या होगा, कंडीशन ऑफ ऑफिस, कि क्या कंडीशंस रहने वाले हैं भाई। ओथ का तरीका क्या होगा, हमने आपको पहले भी बताया था कि हर जो आपको यहाँ पर मिलेंगे उनके ओथ का तरीका अलग होगा। राज्यपाल जो होंगे वो अलग चीज का ओथ लेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होंगे वो अलग चीज का ओथ लेंगे, प्रेसिडेंट जो होंगे वो अलग चीज का ओथ लेंगे, है ना। प्राइम मिनिस्टर जो होंगे, जो प्राइम मिनिस्टर जिस बात की ओथ लेंगे उस बात का ओथ जो है, शपथ जो है वो आपके राष्ट्रपति नहीं लेंगे। समझ रहे मेरी बात को, देखना। इसीलिए मैंने पहले भी क्लास में आपको कहा था कि कभी प्राइम मिनिस्टर अगर ओथ ले रहे हैं तो वो क्या बोलकर ओथ ले रहे हैं, जरा इस बात को समझ देखिएगा। और राष्ट्रपति जब ओथ ले रहे हैं तो वो किस बात को लेकर ओथ ले रहे हैं। जैसे राज्यपाल के बारे में, राज्यपाल इस बात का ओथ लेता है भाई कि जिस राज्य का वो राज्यपाल बनेगा उस राज्य की जनता के कल्याण के लिए सारे फैसले लेगा, है ना, ना कि सरकार के लिए फैसले लेगा, कि सरकार के कल्याण के लिए फैसला लेगा, नहीं लेगा। वो वहां की जनता के कल्याण के लिए फैसला लेगा। लेकिन क्या यही बात सीएम भी लेगा, इस बात का ओथ क्या। तो ये हमको देखना, क्योंकि देखिए ना हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसको आप एज ए क्या बोलते हैं उसको, गार्जियन के तौर पर देख सकते हैं कि वो देश के गार्जियन होंगे, सबसे बड़े होंगे। तो उनको हम ये कसम थोड़ी खिलाएंगे संविधान का, समझ रहे मेरी बात को। तो ओथ का जो तरीका होगा, किस बात की वो ओथ लेंगे, ये सब चीज हम लोग किसमें पढ़ेंगे, आर्टिकल 60 में हम लोग जो है वो आपका पढ़ेंगे। उसके बाद आपका आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट, भाई कि हटाने का तरीका क्या होगा, कि अगर प्रेसिडेंट अगर सही से काम नहीं कर रहे हैं तो हम लोग इनको जो है वो कैसे हटाएंगे, क्या तरीका होगा वो। और 62 आपका जो होगा वो जब पद रिक्त हो जाएगा तब क्या सिस्टम है, कि भाई पोस्ट खत्म होने से पहले इलेक्शन हमको करवा लेना है, या फिर अचानक अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तब हमारे देश में क्या किस तरीके की व्यवस्था है। ये सब चीज हम लोग आर्टिकल 62 में पढ़ेंगे, है ना। तो एक बार इस चीज को पहले हम ऐसे बोलते जाएंगे, आप लोग साथ में इसको जो है वो बोलते चले जाइए, तब याद, इसको याद करना है। जो आपका 54 और 55 है, इसको मैंने अभी कहा कि दो चीज में आप बांट सकते हैं। फिफ्टी फोर क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 54 आपका इलेक्शन हो जाएगा, है ना। और 55 जो आपका हो जाएगा वो तरीका हो जाएगा, इलेक्शन प्रोसेस। तो 54 और 55 किस बात की चर्चा करेगा, इलेक्शन की बात करेगा। 56 किस बात की का चर्चा करेगा, टर्म ऑफ ऑफिस बात करेगा, है ना। 57 क्या कहेगा आपका, री इलेक्शंस के बारे में बात करेगा। आर्टिकल 58 आपका किस बात की चर्चा करेगा, क्वालिफिकेशन की बात करेगा, कि कौन योग्य है, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। 59 आपका जो है वो क्या करेगा, इसको अयोग्यता भी कहते हैं, ठीक है। चलिए 59 60 किस बात की बात करेगा, ओथ, मतलब शपथ की बात करेगा, है ना, कि शपथ कैसे लेंगे। 61 किस बात की बात करेगा, इम्पीचमेंट की बात करेगा। और 62 किस बात की बात करेगा, रिक्तता, है ना, पद की रिक्तता के बारे में बात करेगा, कि भाई अगर सीट वेकेंट हो जाए अचानक से तब किस तरीके से हम जो है उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे, इस मामले में बात करेगा। अब एक आर्टिकल आपको यहां पर दिख रहा होगा 163, जब हम लोग पावर पढ़ेंगे ऑर्डिनेंस का, ऑर्डिनेंस कहने का मतलब है कि एक पावर दिया गया है राष्ट्रपति को, और वो पावर उस समय दिया गया है जब हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम काम नहीं कर रहा होगा। कहने का मतलब है कि वो नहीं चल रहा होगा। जैसे आप देखे होंगे ना कि क्या हो गया, अच्छा, कभी कभी पार्लियामेंट नहीं चल रहा होता है, सेशन ऑफ रहता है, और उस समय कुछ ऐसे डिसीजंस हमको लेने पड़ते हैं देश के लिए अचानक से, तब आप देखोगे कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है वो राष्ट्रपति क्या करेगा, ऑर्डिनेंस जारी करेगा, है ना। जिस तरीके से बिल पास होता है ना हमारे पार्लियामेंट में,
उधर छोड़ दीजिए, आप लोग इधर ध्यान दीजिए, है ना, उधर ध्यान दीजिएगा, सब छूट जाएगा। तो जो ये जो ऑर्डिनेंस के माध्यम से जो हम लोग डिसीजंस देंगे, सॉरी प्रेसिडेंट जो डिसीजंस देंगे, वो किस आर्टिकल के तहत होगा? आर्टिकल 123। इसको और आगे हम लोग अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी थ्रू आउट आपको जो है वो ये याद कर लेना है, समझ रहे हैं? फिर से एक बार बताइए, 54 से 55 किस बात की चर्चा करेगा? प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात करेगा। आर्टिकल 56 किस बात की बात करेगा? टर्म ऑफ ऑफिस की बात करेगा। 57 किस बात की बात करेगा? 58, 59, आर्टिकल 60, 61, 62 किस बात की बात करेगा? रिक्तता, है ना, कहने का मतलब है सीट के बारे में बात करेगा कि वो कैसे वेकेंट अगर हो जाए तो क्या करना है हमको। 61 किस बात की बात करेगा? इम्पीचमेंट की बात करेगा। ठीक है, अब एक एक करके सारे आर्टिकल्स को हम लोग जो है अब पढ़ेंगे। उम्मीद है कि एक थ्रू आउट आइडिया आपको प्रेसिडेंट के बारे में मिल गया होगा कि प्रेसिडेंट किस तरीके से काम आपका जो है वो करते हैं। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए, सबसे पहला जो आर्टिकल है हमारा, अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 52 कहता क्या है। तो सबसे पहले आर्टिकल 52 आपको ये कहेगा कि इस देश में देश के एक राष्ट्रपति होंगे, है ना। क्या कहेगा? देयर शेल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शब्द का जिक्र किया गया है, प्रेसिडेंट वर्ड का जिक्र किया गया है, कौन सा आर्टिकल है? और आपको बता दें कि इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे वो उपराष्ट्रपति हो, पूछ देगा कि भाई प्रधानमंत्री का पद जो है वो संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है। बाद में पता चलेगा प्रधानमंत्री नाम से कोई आर्टिकल नहीं है ना। तो ऐसे ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है कि डायरेक्टली किसी पोस्ट को लेकर आपसे पूछ देगा कि भाई ये किस आर्टिकल्स में हमारा जो है इसका जिक्र किया गया है। तो सबसे पहला जो जिक्र आपसे किया जाएगा वो यही किया जाएगा कि भाई आर्टिकल 52 या फिर सिंपली कि राष्ट्रपति जो पद है हमारा वो संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो वो अनुच्छेद हमारा कौन सा है? 52 हमारा जो है वो अनुच्छेद ये बताता है कि भारत में जो है वो एक प्रेसिडेंट होगा, है ना। आर्टिकल 53 पर आते हैं। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी विजिट इन द प्रेसिडेंट। 53 आपका ये कह रहा है कि राष्ट्रपति संघ या केंद्र या कार्यपालिका का जो होगा वो क्या होगा? आपका प्रमुख होगा, सबसे हेड होगा। अभी तुरंत हमने आपको इससे पहले भी बताया था कि जो सिस्टम हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है उसमें जो एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट है, जो कार्यपालिका वाला पार्ट है, उसका जो सुप्रीम लीडर होगा वो लीडर कौन होगा? प्रेसिडेंट। और इस बात की जानकारी हमको किस आर्टिकल से मिलेगी? आर्टिकल 53 से हमको इस बात की जानकारी मिलेगी कि जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो किस में निहित है? राष्ट्रपति में निहित है ना। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहां तक? मतलब एग्जीक्यूटिव का जो हेड होगा हमारा वो कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा। चलिए, यहां तक क्लियर है। अब इलेक्शंस पे आते हैं हम लोग कि इलेक्शंस में अब हम लोग यहां से पढ़ेंगे कि भाई इलेक्शंस में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, कौन नहीं करते हैं। ये सारा सिस्टम हम लोग जो है वो इसमें आगे अब पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आर्टिकल 54 क्या कहता है। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा। थोड़ा धीरे धीरे करके हम लोग इस चीज को समझते हैं। पहले आप ये समझिए कि अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है, अगर हम लोग प्रेसिडेंट का इलेक्शन कर रहे हैं तो कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा इसमें? दो स्तर पर देखेंगे, एक तो हम लोग केंद्रीय स्तर पर देखेंगे और दूसरा राज्य के स्तर पर देखेंगे। और हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है। थोड़ी सी जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि आपको पता होगा कि राज्यसभा के 12 मेंबर्स को इलेक्ट करने का जो पावर है वो किसके पास है? प्रेसिडेंट का है। पता है ना आप लोगों को, ये सब थोड़ा बहुत जानकारी आपको होगा कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस और राज्यसभा में 12 ऐसे मेंबर होंगे जिनको प्रेसिडेंट क्या करेंगे? इलेक्ट करके सेलेक्ट करके भेजेंगे वहां पर। तो क्या वो पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सब चीज हम लोग जो है वो यहां पर देखेंगे। तो सबसे पहला तो आपको ये देखना है कि लोकसभा में जो लोग इलेक्ट होकर आ रहे हैं,
है ना? कितने इलेक्ट होकर आ रहे हैं? 543। याद होगा ये डेटा आपको कि 543 ऐसे एमपीज होंगे जिनको हम लोग चुनकर भेजेंगे, है ना? तो कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है भाई? तो पहला तो कर रहे हैं लोकसभा के जो भी इलेक्टेड मेंबर है हमारे होंगे। दूसरा कौन है भाई? राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर होंगे। इलेक्टेड और सिलेक्टेड दो अलग अलग वर्ड है। इलेक्टेड कहने का मतलब है जो चुनकर आए हैं, और सिलेक्टेड वो जिनको प्रेसिडेंट जो है वो सेलेक्ट करके भेजे हैं, है ना? तो मैं जब भी यहां पर बोल रहा हूं मैं कह रहा हूं इलेक्टेड। इस बात को ध्यान रखिएगा कि प्रेसिडेंट के चुनाव में जो पार्टिसिपेट करेंगे वो कौन होंगे। इस बात का चर्चा किस पर होगा कि लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं जिनको हम लोगों ने चुनकर भेजा है वो क्या करेंगे, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरा, राज्यसभा के जो लोग इलेक्टेड हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, है ना? देखिए क्या है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब चूंकि स्टेट के पास भी लेजिस्लेटिव असेंबली है और उसमें भी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव उसके जो होते हैं वो चुनकर जाते हैं, तो वो भी क्या करेंगे, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, है ना? तो ये तीनों आप देख लीजिए, एक लोकसभा के जो भी हमारे चुने हुए सदस्य हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे इसके इलेक्शंस में। दूसरा अगर आप देखोगे तो कौन करेंगे, राज्यसभा के मेंबर करेंगे, और वो भी कौन मेंबर करेंगे, जो चुनकर आ रहे हैं। और तीसरा हमारा कौन होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो हमारे चुने हुए लोग हैं। अच्छा, कोई हमको ये बता सकता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में, जैसे लोकसभा में हमारा तो एंग्लो इंडियंस के लिए पद होता था ना, वैसे ही जो हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो हमारा विधानसभा है, वहां पर कितने एंग्लो इंडियंस की बात की गई है? हाँ, कितना कितना बोल रहे हो तुम? कहां से आया बाबू ये डेटा? ऐसा नहीं है। और सबसे पहली बात, अभी मौजूदा तौर पर अगर देखोगे तो हम लोगों ने 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया है, और उसके तहत जो एंग्लो इंडियंस वाला पद है उसको क्या कर दिया है, हटा दिया है। पहले हम एंग्लो इंडियंस को चुनते थे, अब हम एंग्लो इंडियंस को नहीं चुनते हैं, है ना? लेकिन जब चुनते थे तब भी जो हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें एक था, और जो हमारा लोकसभा है वहां पर कितने थे, दो थे। अब ये पद हमारे हट चुके हैं, तो ये भी पार्टिसिपेट नहीं करते थे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में। तो देखो अभी हमने जो बात किया है कि कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। अच्छा, इसके साथ एक और, दिल्ली पुडुचेरी, जहां पर भी लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, उनके रिप्रेजेंटेटिव भी इसमें क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। समझ रहे हैं? और एक और लेजिस्लेटिव है शायद दमन एंड दीव का, तो ये यूनियन टेरिटरीज के भी लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग इसमें क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। क्यों करेंगे भाई? क्योंकि वहां की जनता उनको चुनकर भेज रही है। तो दो तरह के क्वेश्चंस आएंगे कि कौन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, और दूसरा कौन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। हम इन दोनों का नेचर के बारे में बात करेंगे अभी, कि आखिर जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं किस मंशा से नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि आप टेस्ट में बैठे हो और टेस्ट में चोरी करते हुए पकड़े गए, तो हो सकता है कि अगले बार आपको टेस्ट में शामिल नहीं होने दिया जाए, है ना? हो सकता है ना ऐसा कि आप, चूंकि आपकी आदत है कि आप चीटिंग करके बनाते हो, तो आपको नहीं बैठने दिया जाएगा ताकि माहौल खराब ना हो। कोई पूछे कि भाई आखिर क्यों नहीं बैठने दिया जा रहा है, तो आप कह सकते हो कि यार पिछले बार इन्होंने जो है वो टेस्ट में चोरी की है। तो आखिर भाई हम उनको रोक रहे हैं तो किस आधार पर रोक रहे हैं? आखिर ऐसा कौन सा डर है हमको जिसके आधार पर हम ये कह रहे हैं कि भाई इलेक्टेड मेंबर देंगे, सिलेक्टेड नहीं देंगे? ठीक है, अभी इस बात की चर्चा हम लोग करेंगे थोड़ी देर में। तो कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है भाई? लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स करेंगे, राज्यसभा के करेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली के करेंगे, और यूनियन टेरिटरी में जहां पर भी हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली होगा वहां के मेंबर्स जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। कोई दिक्कत है? यहां पर एक सवाल बन गया कि कौन कौन करेंगे, तो यहां पर देख लीजिए, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड मेंबर ऑफ दिल्ली पुडुचेरी चेरी लेजिस्लेटिव असेंबली। टू बिकम द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट सपोर्ट ऑफ 50। अच्छा, अब चूंकि
ये वो हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। लेकिन मान लीजिए कि कोई प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में खड़े हो रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले ये जरूरी ये है कि उसके 50 जो हों अनुमोदक हों और 50 उसके समर्थक हों। कहने का मतलब है कि 50 लोग उसके प्रपोजल को लाएंगे और 50 लोग जो है जैसे ये कहेंगे कि हाँ मैं मानता हूं कि ये राष्ट्रपति के लिए योग्य है, तो दूसरा कहेगा कि मैं इसका समर्थन करता हूं, है ना। तो 50 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो ये बात का प्रपोजल लाएंगे कि हाँ भाई ये व्यक्ति जो है हमारा राष्ट्रपति बनेगा, और 50 लोग ऐसे होंगे जो इसका समर्थन करेंगे। लेकिन ये दोनों किसी एक हाउसेस के होने चाहिए, या तो लोकसभा के होंगे या तो राज्यसभा के होंगे। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए कि 2 लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में खड़े हुए, तो जो 50 लोग इनके प्रपोजल और सपोर्टर्स होंगे जो वो किसी दूसरे के नहीं हो सकते हैं। ये आपका आम चुनाव नहीं है जिसमें आप इधर भी मुर्गा खा लिए और बोले कि हाँ इसको वोट देंगे, दूसरी पार्टी वाले बुलाए तो उधर भी चले गए, उधर भी बढ़िया से एकदम पार्टी चल गया हमारा। ऐसा सिस्टम यहाँ नहीं चलेगा, है ना। तो जो इनके 50 लोग जो इनके समर्थक होंगे, है ना, जो इनको प्रस्तावक इनके होंगे, वो प्रस्तावक दूसरे व्यक्ति के नहीं हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। तो इस बात को याद रखना है हमको कि किसी भी हाउसेज में 50 लोग उसके समर्थक होंगे, है ना, 50 उसके अनुमोदक होंगे। मतलब 50 प्रपोजल लाएंगे और 50 ये कहेंगे कि हम भाई इसका जो है वो क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। तो ये समझ में आ गया ना कि कौन कौन कैसे इलेक्शंस देगा। अब हम लोग देखते हैं कि कौन वोटिंग नहीं कर सकता इसमें। तो सबसे पहला तो अगर लोकसभा की ही बात करें तो लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियंस की बात हम कर रहे हैं वो देंगे क्या, जिक्र है कहीं? आपको पुराना जो लॉज पता होगा उसमें क्या था कि जब दो एंग्लो इंडियंस राष्ट्रपति चुनकर भेजते थे। ये कंडीशन क्या कहता है पहले इस बात को समझो। कब भेज सकते हैं एंग्लो इंडियंस को? जब इन 543 सीटों में से एक भी, अच्छा एंग्लो इंडियंस कौन है पहले ये समझ में आता है? कितने लोगों को समझ में आता है? क्योंकि हम यहाँ वर्ड यूज कर रहे हैं एंग्लो इंडियंस। हाँ, क्या होता है एंग्लो इंडियंस, बताइए। हाँ बोलिए। देखिए तीनों ने आंसर्स जो दिया है वो पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं है। देखो एंग्लो इंडियंस वर्ड का सबसे पहले जो इस्तेमाल किया गया था वो यूरोपियन के संदर्भ में किया गया था। चूंकि यूरोपियन लोगों का ही यहाँ पर शासन था, तो पहला संदर्भ, पहला रिस्पेक्ट जो आपका होगा वो किससे होगा? यूरोपियन से होगा। हुआ क्या ना कि कुछ ब्रिटिश जब यहाँ पर आए और जब वो यहाँ पर रहे, उनको ये लगा कि यार अब हम वापस ब्रिटेन तो नहीं जाएंगे, अब हम इसी देश में रहेंगे, यहीं पर रहेंगे और यहीं पर रहेंगे। और हुआ क्या कि यहीं की महिलाओं से उन्होंने, खास करके जो कहा जाता है एंग्लो इंडियंस के बारे में, वो ये कहा जाता है कि जिनके, मान लीजिए कि जो बच्चे ऐसे हैं जिनके पिता जो है वो ब्रिटेन के, यूरोप के हैं, और उनकी माता जो है वो कौन है? इंडिया के हैं, और प्रेजेंटली वो जो है वो भारत के नागरिक हैं। मतलब यहीं पर वो रह गए, यहीं पर रह बस गए, यहीं की संस्कृति और सभ्यता को उन्होंने जो है वो अपना लिया है। लेकिन उनके पूर्वज के तौर पर अगर देखोगे, जो पिता के साइड से होंगे वो कौन होंगे? यूरोपियंस होंगे सामान्यतया, है ना। और माता के साइड से जो है वो कौन होंगे? तो उनके जो बच्चे होंगे, उनके जो संतान होंगे, जो यहाँ पर रह रहे हैं, जो यहाँ के सिटीजन्स हैं, उनको हम लोग एंग्लो इंडियंस कहेंगे। अब चूंकि इनकी संख्या बहुत कम थी, और चूंकि संख्या कम होने की वजह से ऐसा डर था कि इनका रिप्रेजेंटेशन ना हो लोकसभा में, है ना, लोग यहाँ से चुनकर ना आए, तो ये सिस्टम हम लोगों ने रखा कि भाई चूंकि वो मूल रूप से मान चुके हैं कि वो भारतीय हैं, और उनके बच्चे जो आने वाले हैं जो यहीं पर जन्म लेंगे, यहीं पर पलेंगे, तो उनके लिए क्या व्यवस्था होगी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा किया गया कि भाई 2 एंग्लो इंडियंस को जो है अगर चुनकर नहीं आते हैं, तो ये कंडीशन था कि अगर ये 553 में एक भी एंग्लो इंडियंस अगर चुनकर नहीं आते हैं, तब राष्ट्रपति के पास ये पावर होगा कि वो 2 एंग्लो इंडियंस को क्या कर सकते हैं? लोकसभा का मेंबर बना सकते हैं। लेकिन हमने बार बार कहा था कि ये वर्ड बार बार आएगा, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर, है ना। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो सभा है,
परिषद है वो ये डिसाइड करके बताएगी कि किसको आपको जो है वो क्या करना है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बनाना है, वो दो एंग्लो इंडियंस का। ये दोनों जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सवाल है क्यों नहीं करेंगे? अगर ये दो लोग वोट दे दे तो क्या होगा? सोच के देखिए, सोच के बताइए। अच्छा एक बात बताइए कि इसको इलेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? भाई एंग्लो इंडियंस को प्रेसिडेंट साहब कर रहे हैं। और क्या प्रेसिडेंट साहब दूसरी बार भी इलेक्शंस में खड़े नहीं हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं। अब एक बात बताओ कि जो प्रेसिडेंट उनको इलेक्ट करके ला रहा है, क्या अगले बार वो चुनाव में खड़ा होगा तो वो वोट उनको नहीं करेगा? है ना? कर्ज चुकाना है कि नहीं? कि हमको चुनकर वहां पर भेजे हैं, वो सिलेक्ट करके भेजे हैं, तो एक तरीके से बायस्ड आपको नजर आएगा कुछ चीजें। अब सोचो ना कि लोग जो हमारा राज्यसभा है, राज्यसभा के 12 मेंबर्स को इलेक्ट करने का पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास है। क्या आपको लगता है कि री इलेक्शन होगा तो वो 12 के 12 किसी और को वोट देंगे? हो सकता है कोई दे, लेकिन बाय नेचर अगर कहा जाए, जैसे कहते हैं ना कि दोस्त तुमने मेरे लिए काम किया है, अब यह आदमी तुम्हारा गुलाम हुआ है ना, तुम जब तक रहोगे तब, जब तक मेरी जरूरत पड़ेगी तब तक तुमको देंगे साथ। तो ये जो भावना है हमारे अंदर कि तुमने हमारी मदद की इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है ना कि ये जो 12 लोग हम चुनकर लेकर आ रहे हैं, वो बाद में जब मौका मिले तो प्रेसिडेंट को ही चुनेंगे ना। इसलिए तुम देखोगे कि जब भी इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का, उस इलेक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? किस मंशा के तहत इनको नहीं सिलेक्ट करने दिया गया, ये समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है आप लोगों को पीछे? अब सवाल आता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग क्यों नहीं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? यहां लेजिस्लेटिव काउंसिल कहीं हमने लिखा है? आपको पता होगा कि अभी मौजूदा 6 राज्य ऐसे हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना? भाई उनको भी पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जाता है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी स्ट्रक्चर जब आप पढ़िएगा, शायद ये मनसा रहा होगा और संविधान निर्माताओं के मन में ये रहा होगा कि ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि जो राज्यपाल कहीं के हैं वही बाद में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं। जैसे द्रौपदी मुर्मू साहब को देख लीजिए, वो पहले कहाँ की राज्यपाल थी? हमारे राज्य की राज्यपाल थी, अभी वो प्रेसिडेंट बन गई हैं। इससे पहले रामनाथ कोविंद साहब थे, कहाँ के थे भाई? बिहार के थे, नहीं याद होगा, हमको पता है आप लोगों को, बिहार के राज्यपाल थे, वो बन गए हैं प्रेसिडेंट। अब सोचिए कि जब वो राज्यपाल थे और बिहार की कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब बिहार का जो सिस्टम था उसमें तो लेजिस्लेटिव काउंसिल भी था, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो राज्यपाल इलेक्ट करके भेजता है। अब सोचिए कि अगर उनको पावर दिया हुआ होता कि आप भी इलेक्शंस में वोटिंग कीजिए, और रामनाथ कोविंद साहब जब गए थे इलेक्शन लड़ने के लिए, तो आपको ये नहीं लगता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो सेलेक्टेड मेंबर हैं वो उनको डायरेक्टली सपोर्ट करेंगे ना? इलेक्शन तो हमको फेयर करवाना है ना भाई। समझ रहे हो कितने दूर का सोचा गया है इस इलेक्शन प्रोसेस को फेयर रखने के लिए? हमारे संविधान निर्माताओं ने कितने सारे कयासों को समझकर जो है वो सिस्टम बनाया है। तो ऐसे याद रखोगे तो तुमको समझ में आएगा कि कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है और क्यों नहीं कर पा रहा है। उसके पीछे की मंशा भी तुमको समझ में आएगी कि हो सकता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग जो हैं वो डायरेक्टली किसको चुनकर भेज दें, जो वहां के राज्यपाल रहे हैं, है ना, बेनिफिट्स के तौर पर। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे जो इलेक्टेड होंगे, ना कि सेलेक्टेड होंगे, है ना। इसलिए यहां पर लिखा गया है कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा। तो हमको लगता है कि ये याद हो गया होगा आपको, याद हो गया कि कौन कौन से पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। एक बार और देख लीजिए, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ दिल्ली एंड पौंडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। वो सारे यूनियन टेरिटरी जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली होगा उसके मेंबर्स भी क्या करेंगे, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कोई दिक्कत है? चलिए आर्टिकल 55 के पास में देखते हैं अब कि निर्वाचन का तरीका क्या होगा। अभी तक जो पढ़े हो उसमें कोई दिक्कत है?
सब कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, कोई सवाल है तो पूछिए। क्वेश्चन ये भी, हाँ, जैसे कहने का मतलब है ना कि जो प्रपोजल लाता है, जैसे ये कहता है, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर चुनना है, हमको मॉनिटर चुनना है, तो एक आदमी कहेगा कि भाई हम जो है वो एक प्रपोजल दे रहे हैं कि ये मॉनिटर बननी चाहिए, तो दूसरा कहेगा कि मैं इसका इनकी बातों का समर्थन करता हूँ, है ना। तो ऐसे करके 50 लोगों का होना चाहिए कि भाई 50 जो है वो इस बात को कहें कि हाँ ये प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए एबल है और ये होने चाहिए, और 50 ऐसे लोग होने चाहिए जो ये कहेंगे कि हाँ मैं इस बात का क्या करता हूँ, समर्थन करता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए हम लोग। चलिए, अब इलेक्शन का मेथड देखते हैं कि किस आधार पर हम लोग जो है वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कंडक्टेड थ्रू द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम्स, द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम एंड इनडायरेक्ट इलेक्टेड मेथड एंड सीक्रेट बैलेट पेपर बैलेट सिस्टम। ये कौन को क्या तरीका है, पहले एक एक करके हम लोग इसको समझेंगे। जैसे हम लोगों के यहाँ जो हम लोग चुनते हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम नहीं होता है। हमारे यहाँ एक वोट का मतलब एक होता है, मतलब अगर एक वोट हम दे रहे हैं तो उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होगा, एक होगा। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में ये मेथड नहीं होता है, इस बात को समझिए। एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कि राष्ट्रपति का इलेक्शन हो रहा है और 3 कैंडिडेट खड़े हैं। आनुपातिक तौर पर क्या होगा, जरा हम इसको देखते हैं। मान लीजिए कि 4 कैंडिडेट खड़े हैं हमारे पास। अब 4 कैंडिडेट को मान लो कि कोई एक एमएलए वोट कर रहा है, तो उसके पास क्या है ना कि वो चारों को वोट करेगा, लेकिन वो ये बताएगा कि पहली चॉइस मेरी कौन सी होगी। जैसे मान लीजिए कि ये 4 लोग हैं और इन 4 लोगों में हमको मॉनिटर बनाना है, तो हम कहेंगे कि मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि हम इनको चुन रहे हैं, दूसरी प्राथमिकता होगी कि हम उनको चुन रहे हैं, तीसरी प्राथमिकता होगी कि हम इनको चुन रहे हैं, और चौथी प्राथमिकता होगी कि हम उनको चुन रहे हैं। तो ऐसे मान लीजिए कि फर्स्ट राउंड का वोटिंग हुआ और इसमें 30% लोगों ने कहा कि भाई हम ये चाहते हैं कि ए हमारा जो है वो क्या बने, प्रेसिडेंट बने। 40% लोगों ने कहा कि भाई हम ये चाहते हैं कि बी जो है वो हमारा प्रेसिडेंट बने। और सी पर मान लीजिए 25% लोगों ने कहा, 25% लोगों ने कहा कि भाई हम चाहते हैं कि सी हमारा जो है वो क्या बने, और 5% लोगों ने ये कहा कि हम चाहते हैं कि डी हमारा प्रेसिडेंट बने। ये इनकी पहली चॉइस है। ये जितने लोग हैं, ये जो हम 30% कह रहे हैं, 30% लोगों की पहली चॉइस जो है वो कौन सा कैंडिडेट है। 40% लोग ऐसे हैं जिनकी पहली पसंद कौन है, 25% लोग ऐसे हैं जिनकी पहली पसंद कौन है, और 5% लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि कौन बनेगा प्रेसिडेंट। तो जो इसमें सबसे कम है, सबसे पहला एलिमिनेशन इन्हीं का होगा, क्योंकि सबसे कम लोगों की पहली चॉइस जो है वो प्रेसिडेंट डी है ना। लेकिन अब इनका वोट देखा जाएगा कि ये 5% लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस किसको दिया है। समझ रहे मेरी बात को? जैसे हमने कहा ना कि हर आदमी चारों को वोट देगा, लेकिन वो प्रेफरेंस बताएगा कि मेरा पहला प्रेफरेंस कौन है, दूसरा प्रेफरेंस कौन है। इसीलिए हम इसको आनुपातिक कह रहे हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, है ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम्स। क्यों ऐसा कह रहे हैं, इस बात को समझो कि चूंकि 5% लोगों की पहली चॉइस जो है वो क्या है, डी है हमारी। अब हम देखेंगे चूंकि डी पहले ही हमारा जो है वो क्या हो गया है, एलिमिनेट हो गया है। अब इस 5% लोगों में हम मान के चलते हैं कि 4% का जो है वो सेकंड चॉइस जो है वो ए है। यहां पर जो लोग हैं उनको मान लो कि इसको कोई नहीं चुना कि बी को हम नहीं देंगे, और सी को मान लो कि एक जो बचा हुआ, मैं इस संख्या के तौर पे चल रहा हूं, परसेंटेज के तौर पे देखोगे तो फिर 5% का मतलब 5% लोग मान लो 500 लोग होंगे, तो 500 लोगों का 90% कुछ इसको वोट देगा। मैं संख्या के तौर पे मान ले रहा हूं कि मान लो कि ये 5% लोग जो थे, इनमें से 4 ऐसे हैं जो ए को सेलेक्ट कर रहे हैं कि मेरी दूसरी चॉइस के रूप में कौन है, सी में मान लो कि एक भी लोग नहीं है, और डी में मान लो कि एक आदमी जो है वो ये चाह रहा है कि सी बनेगा ना। अब इसके बावजूद भी आप देखोगे कि ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि अभी भी दोनों जो है वो ज्यादा है। इन दोनों को जोड़ के देखो ना, 34 और ये 40, अभी भी इससे ज्यादा है ना, है कि नहीं है।
नहीं समझ में आ रहा है? किसको नहीं समझ में आ रहा है बताओ, फिर से हम समझाएंगे, फिर से समझाते हैं एक बार, चलो एक बार रिपीट कर देते हैं। हमने कहा कि लेट बी सपोज कि 100 लोग वोटिंग कर रहे हैं, 100 लोगों में 30 लोग ऐसे हैं, 30% लोग ऐसे हैं जिनकी पहली चॉइस, पहला पसंद, जैसे कहे ना कि अभी पिताजी जो है वो फोटो दिखाएंगे तुम लोगों को, बेटा अब शादी का उम्र हो गया, 3-4 फोटो दिखाएंगे, अब बोलेंगे इसमें से कोई एक चूज कर लो, तो तुम चूज करोगे, बोलोगे पहली प्राथमिकता ये है, पहली वाली पहला जो फोटो है बहुत खूबसूरत है लेकिन लड़की पढ़ी लिखी नहीं है। दूसरा में क्या है कि थोड़ी सुंदर भी, थोड़ी ज्यादा पढ़ी लिखी है। तीसरे में क्या है कि ना ज्यादा सुंदर है लेकिन पढ़ी लिखी बहुत ज्यादा है। चौथों में क्या है कि बराबर है, पढ़ी लिखी भी ठीक ठाक है। और अब पिताजी बोलेंगे कौन पसंद है, तो तुम बोलोगे मेरी पहली प्राथमिकता ये है, दूसरी ये है। तो ऐसा भी नहीं है कि तुम जिसको पसंद कहते हैं ना कि हमको पूरी दुनिया पसंद है, पूरी दुनिया को आप भी तो पसंद होने चाहिए, ये आपकी चॉइस है कि पहला सिलेक्शन आपका ये है, उधर से भी तो सिलेक्ट होना चाहिए। मान लीजिए पहला जिसमें को आपने सेलेक्ट किया उसने आपको चुना ही नहीं, तो आप दूसरे पे शिफ्ट हो गए ना कि मेरी पहली प्राथमिकता ये, दूसरी ये, तीसरी ये। ऐसा ही यहाँ पर होगा प्रोपोर्शनली, है ना, कि पहले लोग जो है वो 30% लोग चाह रहे हैं कि भाई ए बनेगा, 40% कह रहे हैं कि नहीं नहीं बी बनेगा, 25% कह रहे हैं कि भाई सी बनेगा, और 5% लोग कह रहे हैं कि डी बनेगा। अब चूंकि डी का परसेंटेज सबसे कम है तो फर्स्ट राउंड की काउंटिंग में सबसे पहले एलिमिनेट कौन होगा, डी होगा। और इसके जो वोटर्स हैं उनका देखा जाएगा कि सेकंड चॉइस कौन है, और सेकंड चॉइस में मान लो कि 4% लोगों ने चाहा कि हम ए को जो है वो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट बनाएंगे, जीरो को, बी को किसी ने नहीं चुना, और सी को, बी को कौन नहीं चुन रहा है, ये 5% वाले लोग, और 1% लोग चाह रहे हैं कि सी बनेगा। अब सेकेंड राउंड की जब काउंटिंग होगी तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका एलिमिनेट हो जाएगा, होगा ना एलिमिनेट कि नहीं होगा। अब इसको हम लोग बांट के देखते हैं कि टोटल अभी इसमें कितने हो गए, 25 और 1 26। अब हम ये देखेंगे कि इनका थर्ड जो चॉइस जो होगा वो क्या कौन होगा, और मान के चलिए कि ये 26 में 18% लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ए हमारा जो है वो क्या बने, प्रेसिडेंट बने, और 8% लोग ये चाहते हैं कि हमारा बी जो है वो प्रेसिडेंट बने। अब काउंट कीजिए कि किसके पास ज्यादा वोट है, और आप देखोगे कि यहां पर ए जो है वो हमारा प्रेसिडेंट बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो क्या ये जो डायरेक्ट इलेक्शन वाला सिस्टम है कि जिसके पास अधिक वोट है वो जीत रहा है, क्या वो सिस्टम यहां पर चलेगा? इसलिए हमारा ये जो सिस्टम है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम है ना, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली इसको कहते हैं, है ना, कि अनुपात के तौर पर हम लोग जो है वो सिलेक्शन करते हैं हमारे अपने प्रेसिडेंट का कि भाई कौन हमारे जो है वो। और ट्रांसफेरेबल वोट क्यों है, असल में सही नाम इसका ट्रांसफेरेबल वोट ही है कि वोट यहां पर क्या होता है, ट्रांसफर होता है। अभी जैसे हुआ ना कि डी वाला ट्रांसफर हो गया, सी वाला ट्रांसफर हो गया, और फाइनली हम देखें कि अच्छा ये 5 राउंड तक ही काउंटिंग जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता है ना। और ये बड़ी मुश्किल वाली बात है, देखो बड़ा प्रैक्टिकल बात है। हम बार बार कह रहे हैं कि अगर कोई प्रेसिडेंट के लिए चुनाव में खड़ा हो रहा है तो उसको 50 लोग जो है वो समर्थक भी चाहिए और अनुमोदक भी चाहिए, तो 50 और 50 100 तो ऐसे ही हो जाएगा। अगर 5 कैंडिडेट हम कर दें तो 500 तो ऐसे ही पार हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसलिए भी तुम देखोगे कि बहुत ज्यादा कैंडिडेट नहीं खड़े होते हैं प्रेसिडेंट वाले में। समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि इतने लोगों का समर्थन भी तो चाहिए आपको, और कोई जिसको समर्थन कर रहा है या अनुमोदन कर रहा है वो किसी दूसरे को समर्थन या अनुमोदन नहीं कर सकता है। मतलब फ्रेश 50 लोग चाहिए आपको। इसलिए आप देखोगे कि मैक्सिमम 2-3 लोग ही जो है वो इस इलेक्शंस में खड़े होंगे। ज्यादातर आप देखोगे कि 2 ही खड़े होंगे, एक विपक्ष की तरफ से होंगे और एक पक्ष की तरफ से होंगे, है ना। और जो सिस्टम होगा, इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई जो रूलिंग पार्टी है हो सकता है कि उसका कैंडिडेट नहीं जीते, क्योंकि आप सोच के देखो कि इसमें प्रेफरेंस के आधार पर हो रहा है ना। अभी शुरू में तो लग रहा था कि बी जीत जाएगा, फर्स्ट में तो यही लगा ना सबको देख के कि बी प्रेसिडेंट बन गया, फाइनली लेकिन देखो कौन बन रहा है ना। तो इसलिए ये जो हमारा सिस्टम होगा, अच्छा इनडायरेक्ट इलेक्शन मेथड क्यों कह रहे हैं भाई, क्योंकि हम डायरेक्टली उसको चूज नहीं कर रहे हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाकर जो है वो क्या कर रहे हैं, उनको चूज कर रहे हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? और गुप्त मतदान होता है,
इसमें एक सिस्टम है कि अगर आप अपने मतदान को दिखा दोगे तो वो वोट कैंसिल हो जाएगा। ये सब चीज़ें हुई है राष्ट्रपति चुनाव के समय में। आप देखना कि कोई कैंडिडेट जो है, कैंडिडेट सॉरी, कोई वोटर जो है, मतलब जो हमारे जो चुनेंगे इनको, उन्होंने दिखा दिया कि हम किसको वोट दे रहे हैं, तो उनकी उनकी वोटिंग जो है वो काउंट नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती है? उसका सबसे अच्छा आधार यही है, क्योंकि भाई हमको जो है वो वरीयता क्रम के आधार पर चुनना है कि हम मेरी पहली चॉइस ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है ना। इस तरीके से तो ये हो सकता है ना कि आप जिस पार्टी के हैं उन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया कि तुम इसी को वोट दो, और हमको नहीं मन करेगा देने का तो हमको किसी और को चूज कर। कभी कभी पार्टी के एमएलए और एमपी भी अपने ही पार्टी के खिलाफ चले जाते हैं, ऐसा भी पास्ट में हुआ है ना। तो जाकर देखिएगा कभी कि ऐसा कब हुआ। इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक बार देखिए, है ना, तब समझ में आएगा आपको। तो क्लियर है किस तरीके से हमारा यहाँ पर इलेक्शन होगा, कौन कौन से लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और वोटिंग का क्या तरीका होगा, यहाँ तक क्लियर है। हमको लगता है कि आज बहुत ज़्यादा आप लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम लोग जो है वो इसको और देखेंगे। कोई सवाल है तो पूछिए, और नहीं तो फिर कल हम लोग मिलेंगे, है ना। समझ में आया प्रेसिडेंट?